वास्तविक धरातल पर आए तो हम ये देखते हैं कि रात को जो सोकर के हम सपने लेते हैं कि इस तरीके की राजनीति और राजनीति का परिदृश्य होना चाहिए, सुबह उठते हैं तो वैसा बिल्कुल नहीं होता है और हर रोज ये सपने टूटते हैं। 22 साल समझो, 21-22 साल की जी। पॉलिटिक्स में आना, ये एक अलग अलग घटनाक्रम की पूरी चैन है। हम लोग कुलिक्स जो है वो पंजाब चले गए थे और हमने वहाँ बरनाला में दायित्व क्या है कि मेरा प्रथम टारगेट ये होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट, कि आपका काम जो आपने मुझे दिया है या मुझे बताया है या आपने मुझे मदद के लिए पुकारा है तो मैं उसमें खरा उतरूं। 10 साल के रिकॉर्ड है, आज तक किसी भी ईमेल का नगर निगम से, यूआईटी से, जिला कलेक्टर से, एडीएम सिटी से, डिवीजन कमिश्नर से, मुख्यमंत्री, यूडीएच या सभी मंत्रालयों से कभी रिवर्ट मेल नहीं आती है। नमस्कार। लॉ एंड एक्सप्रेस अपनी रचनात्मक पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध है और इसी क्रम में हम एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है द चेंज मेकर्स। इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसे नेताओं से मिलवाएंगे, बात करवाएंगे जिन्होंने संकल्प के साथ, पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपने आप को आहूत कर रखा है। ऐसे ही एक नेता हैं, एक युवा चेहरे हैं, सुभाष स्वामी। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सुभाष जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, जैसे कि इस कार्यक्रम का नाम ही हमने द चेंज मेकर्स रखा है और हमने आपके बारे में जैसा सुना है, जिस तरह से पब्लिक डोमेन में आप रहते हैं और जनता की समस्याओं के लिए रात देखते हैं ना दिन देखते हैं, उनके साथ आप लगे हुए रहते हैं। तो हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपका जो राजनीतिक सफ़रनामा है वो कैसा रहा, किस तरह से आपने ये तय किया कि आपको पॉलिटिक्स में आना है। पॉलिटिक्स में आना, ये एक अलग अलग घटनाक्रम की पूरी चैन है। हम लोग कुलिक्स जो है वो पंजाब चले गए थे और हमने वहाँ बरनाला में एनएसयूआई से इलेक्शन लड़ा और उस समय राजनीति में सेवा की भावना या लोगों की मदद की भावना ये दिमाग में नहीं थी। उस समय एक आई कार्ड की भावना थी कि मैं कॉलेज में कुछ हूँ, ये कॉलेज के बच्चे मुझे जाने और कॉलेज की फैकल्टी मुझे जाने। और जब हम वास्तविक धरातल पर आए तो हम ये देखते हैं कि रात को जो सोकर के हम सपने लेते हैं कि इस तरीके की राजनीति और राजनीति का परिदृश्य होना चाहिए, सुबह उठते हैं तो वैसा बिल्कुल नहीं होता है और हर रोज़ ये सपने टूटते हैं। ये क्यों टूटते हैं कि राजनीति का 100% जो है 100% जनता के लिए ही होना चाहिए, जबकि आज के दौर में एकदम उलट है, 100% जनता के अगेंस्ट ही प्लान होता है। तो राजनीति में फिर हम लोगों ने वहाँ से जब हम आगे राजस्थान बीकानेर आ गए, बीकानेर में मेरे पिताजी अध्यापक की नौकरी करते थे उस समय। तो हद्दा गांव जो तत्कालीन कोलाइट के विधानसभा में था, आज ही उसी में, तो वहाँ से रुगनाथ सिंह जी भाटी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे और मुक्ता प्रसाद की तत्कालीन पार्षद थी एक शिखा स्वामी। उनके हस्बैंड ओम जी स्वामी जो है वो वहाँ हद्दा में थे। तो वहाँ मेरे फादर साहब से उन्होंने बात की तो फादर साहब ने कहा मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैं तो मदद करनी चाहता। तो वो मेरे पास आ गए घर पे, उन्होंने कहा आपको इनकी मदद करनी है। तो मुझे वैसे राजनीति, पार्टियां, इन सब की समझ उस समय नहीं थी क्योंकि हम जस्ट कॉलेज। उम्र क्या रही होगी आपकी? उम्र आप समय 22 साल समझो, 21-22 साल की जी। हम लोग फिर उन्होंने ये झंडे बैनर वगैरह दे दिए, हमने गलियों में कांग्रेस के झंडे दे दिए, हमने गलियों में लगाने शुरू कर दिए। मेरी गली उस समय देवी सिंह जी भाटी का गढ़ हुआ करती थी। हम लोग कोलायत कॉन्स्टिट्यूंसी में आते थे उस समय जी। और सौभाग सिंह जी शेखावत दिवंगत है, उनका देहांत हो गया। वो उनका बड़ा आशीर्वाद रहा मुझे राजनीति में लाने में बाद में, लेकिन उस समय उन्होंने मुझे डांट लगाई कि ये बिना पूछे घरों के अंदर तू चला गया, तू घरों में सबके लाडला है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू बिना पूछे झंडे लगा देगा। ठीक बात है। तो मैंने कहा, मैंने तो चाची जी से पूछा था तो उन्होंने कहा लगा दो, तो मैं लगा कर कहा गया, अब अगर आपको उतारने तो उतार दो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करते। फिर उन्होंने मुझे बैठ के समझाया, फिर उन्होंने कई दफ़े मुझे बुलाया भी और आगे चल करके उन्होंने मेरी आउटराइट मदद की। आप यूँ कहिए कि उनकी बड़ी आशीर्वाद कृपा से ही मैं फिर पार्षद में आया जी। तो इस तरीके से फिर धीरे धीरे वो जुड़ाव चलता गया और भाजपा वर्सेस कांग्रेस होता चला गया और मैं यूँ कहिए गहराइयों में उतरता गया। लेकिन जिस तरह का सिनेरियो आपके इर्द गिर्द रहता है, आप बहुत जल्दी आक्रामक हो जाते हैं, सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, स्थितियों को जितनी जल्दी हो सकता है आप बहुत ही उनको चाहते हैं कि आप चीज़ों का सुधार हो, एक आक्रोश है आपके अंदर और आप न तो ब्यूरोक्रेसी के आश्वासनों पे थमते हैं, न
भले ही आप कांग्रेस की बात करें, लेकिन कई बार तो ऐसा भी होता है कि कांग्रेस के लीडर को भी या लीडर्स को भी आपको समझाने में पसीने आ जाते हैं। तो ये जो आक्रोश है वो ठीक है, एक युवा होने के नाते तो है, लेकिन ये जो आक्रोश फैलता है आपके अंदर और जिस तरह से आपको जन समर्थन मिलता है, उसका क्या कारण है? ब्यूरोक्रेट हो या पॉलिटिशियंस हो, पार्टी विशेष का मेरा कोई विशेष इंटरेस्ट रहता नहीं है। जब कि पब्लिक का कोई काम हो, जी मैं किसी भी समय अगर ये सोचने लग जाऊं कि आप भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं या कांग्रेस से संबंध रखते हैं, तो मैं अपने दायित्व से तुरंत ही भ्रमित हो जाऊंगा। जी मेरा दायित्व क्या है कि मेरा प्रथम टारगेट ये होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट, कि आपका काम जो आपने मुझे दिया है या मुझे बताया है या आपने मुझे मदद के लिए पुकारा है, तो मैं उसमें खरा उतरूं। जी आपने एक बात कही कि मैं जल्दी हाइपर हो जाता जी हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा स्वभाव बहुत ही सरल है, मुझे गुस्सा बहुत कम आता है। लेकिन क्या होता है कि आप ये समझें, जैसे मैं आज का उदाहरण बताता हूँ। मैं पिछले 1.5 महीने से, मैं पिछले 52 डेज से सीवरेज के लिए सभी लोगों को, प्रधानमंत्री तक को मैं बार बार लिख चुका हूँ, और जी आज भी मैंने मेल किए हैं, ट्वीट किया है सीएमओ को, डीएलबी को, यूडीएच मिनिस्टर को, डिविजनल कमिश्नर को, यूआईटी सेक्रेटरी, नगर निगम और जिला कलेक्टर को, एडीएम सिटी को। अब मैं कहाँ जाऊँ? 52 दिन तक अगर आप किसी के सीवरेज की पूरी लाइन है, 200 घर अगर डिस्टर्ब हैं, और 52 दिन के बाद अगर आपको गुस्सा आता है, तो फिर लाजमी है। मैं रोज़ जाकर के वहाँ से मशीन पकड़ कर लाता हूँ, वो काम नहीं करते हैं क्योंकि पेनल्टी का प्रावधान है। पेनल्टी इम्पोज नहीं की जाती है, काम की मॉनिटरिंग नहीं है, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से इनके ऊपर सुपरविजन नहीं है किस तरीके से काम किया जाए। नॉट इवन हेल्थ डिपार्टमेंट, ऑल्दो आई वांट टू से कि सभी डिपार्टमेंट्स पे आप यकीन मानिए आज के समय में एकदम अंधेर कर दिए। अगर आपको मेरा रास्ता बंद रहा मेरे घर का, जहाँ 600 परिवार एक तिरुपति अपार्टमेंट में रहते हैं और मेरा पूरा मोहल्ला वहीं से शुरू होता है, वहाँ पर पिछले 1 महीने तक सीवरेज का गंदा पानी छड़ान मारता रहा। बच्चियों को जब हम देखते हैं कि वहाँ से गुजर रही हैं, महिलाओं को जब देखते हैं कि गंदगी में से, सीवर के गंदगी में से भिगो के निकलती हैं, तो सर बड़ा दिल दुखता है। मैं आई कार्ड के लिए सिर्फ कॉलेज के चुनाव में था, उसके बाद मैंने कभी भी राजनीति को आई कार्ड के लिए यूज करना उचित नहीं समझा। मुझे बिल्कुल भी अच्छा भी नहीं लगता कि मैं अपनी गाड़ी के आगे लगाऊं पार्षद, मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरी पहचान सिर्फ इतना होना चाहिए कि मैं आपके कभी काम आ सकूं। नहीं, जो ये आप बता रहे हैं, जैसा कि आपका एक बैकग्राउंड है कि आप कांग्रेस से जुड़े हुए रहे, एनएसयूआई से लेकर के फिर कांग्रेस के संगठन में काम भी आपने किया, तो क्या कांग्रेस का पार्षद, जैसा कि आपके माताजी पार्षद है और आप पार्षद प्रतिनिधि हैं, तो क्या कांग्रेस का पार्षद होने की वजह से ऐसा आपके साथ हो रहा है क्योंकि कांग्रेस अभी निगम बोर्ड में जो है वो विपक्ष में है, या कि कमोबेश सभी पार्षदों के यही हालात है? 79 पार्षद हैं मेयर मैडम को छोड़ करके। 78 की स्थिति मैं ऐसा समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा बदतर है। अच्छा, उसका मतलब इसमें कांग्रेस और बीजेपी का कोई नहीं? नहीं, पार्टियां पार्षद के चुनाव में तो मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि सरपंच की तरह ही पार्षद के चुनाव होना चाहिए। सिंबल की जरूरत ही सिंबल की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। और पार्षद का चुनाव वैसे पॉलिटिकल का ये प्लेटफॉर्म ही नहीं है, पॉलिटिक्स का। ये तो सेवा का प्लेटफॉर्म, सेवा का प्लेटफॉर्म है। आप समझिए कि 4,000 रुपए की हम लोगों को एक मानदेय मिलता है, वो भी ऑफिस संचालन के लिए। और उस 4,000 रुपए में आप अभी तो ये टेलीफोन जो है, मोबाइल क्रांति आने के कारण इस रिवोल्यूशनरी में, और ये फ्री वाला कंपटीशन के कारण कुछ मामला सेट हो गया। जब ओएससीएस ये चला करते थे तो 4,000 में आपका बिल नहीं भर पाता था मोबाइल का। बिल्कुल ठीक बात है। और अब आपको रोज 500 फोन्स अटेंड करने होते हैं, चाहे उसको करना या अटेंड करने हैं। तो 1 मिनट का अगर एक फोन समझो तो 500 मिनट चले गए आपके। मतलब दिन के 5 से 7 घंटे तो आप टेलीफोन पे लगे रहते हो। तो दूसरा काम कर नहीं पाते हो। और अगर आपको दूसरा काम करना तो फिर आप चुनाव मत लड़ो, क्योंकि दूसरा काम करके सिर्फ लोगों के वोट लेकर के लोगों के साथ धोखा कर रहे हो, तो ये भी गलत चीज़ है। तो इसमें सुधार जो है, मैं कई दफ़ा बात करता हूँ कि हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद 3 चीज़ों पर सबसे बड़ा काम होना चाहिए था। एक तो कृषि पे, ठीक है, कृषि पे सबसे कम काम हुआ है, जबकि कृषि पे सबसे ज़्यादा काम होना चाहिए था। हमें किस तरीके से हमारा देश आगे बढ़े और किस तरीके से हम लोग करें। एक हमें पशुपालन पे फोकस करना चाहिए था। तीसरा, हमें पब्लिक को अवेयर करने के लिए जो छोटे स्तर की पॉलिटिक्स है, उन प्लेटफॉर्म्स को मजबूत करना चाहिए था। जबकि इन तीनों ही चीज़ों पर हमेशा से अंधेर गर्दी रही है। और
उलट काम हुए हैं। आप देखिए ट्रैक्टर्स पे जीएसटी हैं, ट्रैक्टर के अटैचमेंट्स के ऊपर जीएसटी हैं, 12% से लेकर के 28% तक किसान से जीएसटी हम लोग वसूल रहे हैं। फिर हम मंडी टैक्स लेते हैं, फिर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन, अगर उसने पिकअप खरीद लिए तो उससे हम 18% जीएसटी ले रहे हैं, और फिर उसकी फसल को हम ही खड़े होकर के कह रहे हैं कि भैया ख़राब है और इसको सस्ती खरीदेंगे, तो देश का विकास कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। वही स्थिति पशुपालन की है। हमें ट्रैक्टर आ गया, टैक्सी आ गई, लेकिन हमारे पास में उस बछड़े का क्या करना है जो गाय ने दिया है, या जो भैंस के जो बछड़ा जो हुआ है। अब आप उनका उपयोग कुछ नहीं है, सड़कों के ऊपर वो लोगों की जान ले रहे हैं और खुद की जान दे रहे हैं। सीमन इंसीमेशन सिस्टम आता है, 400 रुपये का एक सीमन इंजेक्शन है, जिसे सिर्फ बछड़ी होएगी। आपको ब्रीडिंग की जरूरत हो, तब आप बछड़ा करना हो तो इंजेक्शन वो लगा दीजिए, नहीं तो। पर हम लोगों को 400 का इंजेक्शन नहीं लाएंगे, हम 945 रुपये में उस बछड़े को सांड बनने तक और सांड को पकड़ कर गौशाला में डालने की क्रिया में पैसा लगाएंगे। फिर हम उसको हर महीने पर डे 50 रुपये के हिसाब से अनुदान देंगे। फिर उसके लिए हम 3.5 करोड़ रुपए की गौशाला बनाएंगे, और उससे सैकड़ों जाने भी जाएगी। इस तरह की बात, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि बहुत सारे समाधान तो सिर्फ सोच मात्र से हो सकते हैं, सोच मात्र से। तो क्या कभी आपने ऐसी कोशिश की कि नगर निगम के स्तर पर या जितने भी आपके पास जो अधिकारी हैं, मिलना जुलना होता ही रहता होगा, तो उनके साथ कभी आपने टॉक की, 1-to-1 बात की कि आप तो ये कर सकते हैं? मैं लगातार, मैं सोमवार को मेरा रिमाइंडर डाला हुआ है जी। मैं सोमवार को उठते ही सबसे पहले मेल करता हूँ, सभी टॉपिक्स को मैं रीमेल कर देता हूँ। कोई जवाब नहीं देता? नहीं, जवाब आज तक कभी किसी का नहीं आया। किसी का भी नहीं जवाब आया? कभी नहीं आया जवाब। कोई ऐसा अधिकारी, कोई ऐसा महापौर, सभापति जिसने आपकी बात को तवज्जो दी हो, सुना हो कभी? 10 साल के रिकॉर्ड है, आज तक किसी भी ईमेल का नगर निगम से, यूआईटी से, जिला कलेक्टर से, एडीएम सिटी से, डिविजनल कमिश्नर से, मुख्यमंत्री, यूडीएच या सभी मंत्रालयों से कभी रिवर्ट मेल नहीं आती है। अभी लास्ट टाइम जब ये भजन लाल जी की सरकार आई, तो इस समय क्या हुआ, उन्होंने संपर्क पोर्टल पे कुछ चेंजेस किए, तो उधर से एक रिवर्ट मेल आई सीएमओ ऑफिस से। तो आप समझिए, जैसे उसका नोटिफिकेशन आया, आई वाज शॉक्ड कि अरे ये क्या हुआ, पहली बार। लेकिन वो ये था कि भैया उसने हमें मिल गया आपका ये रिसीव होना। अच्छा। वो नहीं है, उसने कहा कि आपने गलत मेल कर दिया, अब नहीं हमारी ये मेल है। अच्छा। अब आप इस मेल पे अपना देना, बाकी रिवर्ट नहीं आता है, ना ही कोई पढ़ता है। नहीं तो ये सुभाष जी, आप तो लंबे समय से इस सार्वजनिक जीवन में भी हैं, सब कुछ देख रहे हैं। ये जो ढर्रा जो बिगड़ा है गैर जवाबदेही का, आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि निचले स्तर पर, जो जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता होते हैं, जो राजनीति होती है, जैसे कि भाई पंचायत की राजनीति हो, पालिकाओं की राजनीति हो, उनको पॉलिटिशियन ही नहीं समझा जाता। सामान्य तौर पर एक अच्छा पार्षद है, पार्षद का क्या, तो उसका वो पॉलिटिशियन थोड़ी है, ये राजनेता थोड़ी है, तो ये भी उनके साथ आती है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम तो सेवा के लिए, ये आपने जो स्वीकारोक्ति की है, ये बढ़िया बात है। लेकिन ये जो गैर जवाबदेही है, ब्यूरोक्रेट की जो गैर जवाबदेही है, या जो जिम्मेदारी वाले पदों पर जो लोग बैठे हैं, उनकी जो गैर जवाबदेही है, वो आप सह कैसे रहें? क्योंकि आप अकेले तो है नहीं। हर समय जैसे आज अपन रैंडम भी सर्वे करें तो सबका ये लग रहा है कि यार हमारी बात का जवाब ही नहीं मिल रहा है, आपने इतने मेल किए हैं और उसका जवाब नहीं मिल रहा, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है कि हम लोगों में ही है। जनता जो है वो अवेयर होकर के समय निकालना बिल्कुल नहीं चाहती है। मैं कई दफ़ा ऐसे सीन देखता हूँ कि उनको ये कहा जाए कि भाई आपके घर की अगर सड़क या नाली का निर्माण करवाना है तो आप मेरे को फलां दिन मेरे साथ चलिए, क्योंकि मैं अकेला वहाँ 10 बार गुहार कर चुका हूँ, मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। आप 100 लोग चलोगे तो आपकी बात का वहाँ पर थोड़ा वजन रहेगा और हम काम करवा पाएंगे। आपको एक दिन निकालना है, लेकिन वो समय नहीं निकालता। क्यों? कि वो ये सोचते हैं कि हरीश जी जाएंगे, सुभाष क्यों जाए, सुभाष जाएगा तो तीसरा आदमी क्यों जाए। और फिर क्या होता है कि जब नाली एकदम जवाब दे जाती है तो पड़ोसी लड़ करके, और एक दिन वो 5 दिन तक काम से अपने फ्री होकर के और 10-20 हज़ार जेब से लगा करके वो नाली को तैयार करवाता है, और फिर वो गालियाँ निकालता रहता है, पार्षद जो है वो काम नहीं कर रहा है, वो नहीं। तो हमारे सोचने के नज़रिए में फ़र्क है। एक्चुअल में राजनीति में हम में से लोग हैं, और हमारा जो नज़रिया है वो हमारे पैसे का अधिकार पूर्वक उसका उपयोग करना हम जानते नहीं हैं। हम सूर सागर की समस्या को हर दिन, नॉट इवन मी, आप देखिए मंत्री और मुख्यमंत्री जैसे लोग भी सदन में इन चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं, उसके हल की कभी बात नहीं करते। समस्याओं को सिर्फ वहाँ हल्ले के साथ उठाया जाता है। तो सभी प्लेटफॉर्म पे यही होता है, चाहे पीएमओ चले जाओ, चाहे सीएम। अभी इन समस्याओं का समाधान
हो, ऐसा कभी डिसीजन नहीं आया है। क्या बीकानेर में 500 करोड़ रुपए की एक ड्रेनेज सिस्टम नहीं पैदा की जा सकती जिससे सारा पानी बाहर चला जाए? आप बीकानेर के 7-8 तरफ से आपने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिए हैं, आप एक बड़ा एसटीपी बना करके और सारे पानी का डिस्पोजल जहां जिस तरफ ढलान है उस तरफ ले जाइए, लेकिन नहीं किया जाता है। सूरसागर में तो कई दफा हम लोग पार्षद वहां जाते हैं, वहां से महेंद्र बड़गुजर, आनंद सिंह सोडा सरी के हम 5-4 इकट्ठे हो जाते हैं कि एक 200 मीटर का टुकड़ा अगर मिला दिया जाए तो सीवरेज का और नाले का दोनों पानी सूरसागर के पास आएंगे नहीं, लेकिन नहीं करते हैं। कोठारी अस्पताल के नाले को सिर्फ रिपेयरिंग करनी है और 100 मीटर के टुकड़े पर रेलवे ट्रैक के नीचे से मिलाना है। आप इस बात को ताज्जुब करेंगे कि डीआरएम से और रेलवे से दिल्ली जाकर के मैं परमिशन लेकर के आ गया, यूआईटी को हमने लिखित में ला करके दे दी कि आप उस ट्रैक के नीचे से नाला बना सकते हो, लेकिन मतलब ये स्वीकृति आपने दी? हाँ, अच्छा, हमने ला करके दी। हाँ, और मैंने आज ही वो लेटर मेल किया है, ठीक है, फिर से सभी को, और ट्वीट भी किया है। मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप इस लेटर के आधार पर देखिए कि हमने डिमांड भी वहां से लिया है, 27 लाख रुपए यूआईटी को जमा कराने, रेलवे के नीचे से वो रेलवे कह रहे हैं हम खुद बना देंगे, तो प्रीकास्ट नाला लगाना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं करेंगे। वो सारा पानी इकट्ठा होकर के 3 वार्डों में आता है, तकरीबन 1500 घर डिस्टर्ब रहते हैं, और बरसात में तो मतलब डर लगता है। बरसात का जैसे ही बिजली कड़कती है ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 80 साल की महिलाएं, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी भाभियां, जब उस बरसात के बाद में छोड़े गए कीचड़ को 10 दिन तक झाड़ू लेकर के, समझिए सीवरेज का सारा गंदगी सब घरों के आगे पड़ी रहती है, घरों में भर जाती है, जब उसको निकालते हैं तो मेरी आत्मा रोती है, और मैं उस समय बार बार अपने आप को धिक्कारता हूँ और इस पूरी व्यवस्था को धिक्कारता हूँ। और मैंने आपसे कहा कि मैं कई दफ़ा ये लिखता हूँ कि तकलीफ का विषय है कि मैं राजनीति में रुचि रखता हूँ, तो बड़ा इसमें ये दर्द होता है। अब इसका हल क्या हो, इसके लिए भी मैं कई दफ़े सोचता हूँ कि कुछ बुद्धिजीवी जैसे लोगों के साथ बैठ करके इसका प्लान किया जाए कि भी किस तरीके से उठाया जाए। सीमन इंसीमेशन की मैंने बात की तो मैंने मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, उससे पहले वसुंधरा राजे जी के समक्ष ही मैंने बात रखी, मैंने पूरा ड्राफ्ट करके। हमारे तत्कालीन मेयर थे नारायण जी चोपड़ा, उनके समक्ष भी मैंने ये बात रखी, और एक मीडिया प्लेटफॉर्म का एक कार्यक्रम रूबरू हुआ था, उस समय मैंने ये बात रखी थी, लेकिन बात का प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेशन हो इस पर चर्चा तक नहीं होती है। सिर्फ मेरे टॉपिक पे नहीं, किसी भी टॉपिक पे नहीं होती है। फिर क्या होता है कि छोटे छोटे लोग जो होते हैं वो अपने आप को समाज सेवी बता करके और अपने हिस्से का काम करते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने कर दिया, अब सरकार जाने, व्यवस्था जाने, जबकि हमें वास्तविक लड़ाई तो व्यवस्था के लिए लड़नी चाहिए, हम लड़ नहीं पाते हैं। जिस तरह की आप बात कर रहे हैं उससे ये लग रहा है कि हताशा भी अपने चरम पर है, भयंकर। और ऐसे में समाधान ढूंढने में भी अगर आप शुरू करते हैं काम से तो आपको कोई सिरा नहीं मिलता जिसको पकड़ करके आप चीज शुरू को कर सकें, आप बात को शुरू कर सके। तो आखिर ये कब तक रहेगा? देखो, मैंने कई दफ़ा, मैं पहले ये समझता था कि आईएएस जो लोग होते हैं वो बड़े समझदार होते होंगे, तो फिर जैसे मैं पॉलिटिक्स में आया तो मैंने बहुत सारे आईएएस लोगों के साथ इसमें डिस्कशन किया, तो मैंने नोटिस किया कि जब भी आप डिस्कशन करने जाते हो तो वो बिल्कुल भी आपको तवज्जो नहीं देते हैं। अगर आप काम की बात करो और आप उनसे चाय की बात करोगे तो वो आपके साथ में खुश होकर के बात करेंगे, या आप उनके साथ में कुछ भी घटनाओं पर डिस्कस ना करके और रूटीन बात करोगे तो वो आपकी बात को सुनेंगे, लेकिन आप काम की बात करना चाहोगे तो सुनते नहीं हैं। पॉलिटिशियंस के इसकी वजह उनका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है या कुछ और है? देखो, दोनों ही चीज़ें हैं। एक बार देवी सिंह जी भाटी ने के वक्तव्य से मैं बड़ा सहमत हुआ था कि आईएएस बन जाना आपकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण पत्र नहीं है। ठीक है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, मैं इस पर उंगली उठाना चाहूँगा कि ये शुरू से वास्तव में इस ढर्रे पर चला गया कि हम लोगों ने ओरिजिनल चीज़ें, जो वास्तविक चीज़ें हैं, उनका वास्तविक समाधान तो छोड़ दिया, और हम सिर्फ वो कुमार विश्वास कई दफ़ा बात करते हैं कि हम सूट बूट की टाई में लगाए हुए एक आदमी को हम जेंटलमैन नाम से जी फॉर जेंटलमैन बताते हैं, तो दिमाग में पिक्चर बचपन से आती है कि मेरा बाप जो धोती पहनता है वो जेंटलमैन नहीं है। तो वही चीज़ें धीरे 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 हमारे इस मानस पटल पर आती गई। उन्होंने जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले जो लोग थे, उन्होंने हम लोगों में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाल दिया और डालते जा रहे हैं जी, जबकि ये जनसेवक है, लोक सेवक है, ये हाँ, सही अर्थों में तो इनको अपने को लोक सेवक मान करके इनको काम करना चाहिए, लेकिन करते नहीं है। वो जानबूझकर कमतरी का भाव पैदा करते हैं जी। कि हमारे पास इस तरीके की बर्डन कोई लाए ना। आप हियरिंग बढ़ा दोगे, जैसे मैं फोन उठाता हूँ तो मेरे पास में दिन भर में 500 फोन आते हैं, और अगर आप नहीं उठाओगे फोन तो 2-5 बार आप ट्राई करोगे, फिर मेरे से बात करना बंद कर दोगे। वही स्थिति इनको अच्छी तरीके से पता होती है, ब्यूरोक्रेट्स को, कि अगर ज़्यादा आप मैगजमारी करोगे तो आपको ज़्यादा
टाइम और एनर्जी देना पड़ेगा। तो आप पहली दफ़ा इंटरेक्ट होते ही इस तरीके का बिहेव करो कि अगली दफ़ा ये आए ही ना। लेकिन सुभाष जी, आपके हताश होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लॉ एंड एक्सप्रेस का ये कार्यक्रम ही द चेंज मेकर्स नाम से है। हमारा कार्यक्रम का नाम हमने द चेंज मेकर्स दिया इसलिए कि ये शहर भुगत रहा है। अगर एक लीडरशिप खड़ी नहीं होती है शहर से, तो मुझे लगता नहीं है, जिस तरह के अभी हालात आए हैं शहर में, गड्ढे हैं या गड्ढों में शहर है, लोग यहाँ तक कहने लग गए। चाहे रेल फाटक की समस्या हो, चाहे आपका सूर सागर हो, मुझे लगता नहीं है कि समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप जिस बात की कह रहे हैं वो मुझे लगता है कि बार बार के प्रयासों के बाद भी एक हताशा घर कर गई है। ये अधिकारी अगर किसी के नहीं सुनते हैं, ये नेता अगर किसी के नहीं सुनते हैं, तो आखिर ये जनता जाएगी कहाँ? ये मैं, चूँकि मैंने पहले भी कहा कि आप चेंज मेकर हैं, आपने बहुत सारी समस्याओं के समाधान भले अपने वार्ड के स्तर पे करवाएं, लेकिन आपने अपनी समस्याओं के समाधान करवाए हैं। तरीका कैसा भी हो, आपको अपनी पार्टी के नेताओं से भी लड़ना पड़ा है, लेकिन और यही वजह है कि हम चाहते हैं कि कोई एक ऐसा रास्ता निकल करके आए कि सुभाष स्वामी क्या सोचते हैं इस शहर का, जो एक चेहरा है। एक दुनिया सुनती है बीकानेर बहुत अच्छा शहर है, लेकिन वो जैसे ही स्टेशन के बाहर आती है तो उसको कड्डे मिलते हैं। तो एक अच्छा शहर वास्तव में अच्छा बने, उसके लिए आपकी क्या योजना है? मैं और मेरे 2-3 मित्र लोग हैं, उनके साथ हमने एक बार ये प्लान किया था कि जब कोरोना काल चल रहा था तो हम घर बैठे थे, तो हमने ये प्लान किया कि हम लोग अलग अलग सेगमेंट के बुद्धिजीवियों के साथ एक समस्याओं को लिस्टेड करके उनसे इसके सोल्यूशन के बारे में चर्चा की एक जाए। फॉर्म बना जाए सर। तो हमने ये प्लान भी किया था। फिर हमने सोचा कि हम शुरुआत करते हैं तो डॉक्टर से करें कि इंजीनियर से करें कि ब्यूरोक्रेट से की जाए या पुलिस ऑफिसर्स के साथ की जाए या किया जाए। फिर उस पर क्या संशोधन की बड़ी आवश्यकता थी, तो हमने सोचा इसमें कुछ थोड़ा हम लोग बदलाव करते हैं। तो उसमें हम लोगों ने कुछ बदलाव की मंशा से काम शुरू किया, तो थोड़ा डिले हो गया। फिर क्या हुआ कि राजनीतिक अदावतों के चलते हुए बीच में 2 साल मेरे डिस्टर्ब हो गए, मुझे बीकानेर छोड़ना पड़ा और मैं बीकानेर से बाहर रहा, तो उसके कारण उसमें डिले हो गया। अभी भी मेरी ये प्लानिंग है कि मैं इसमें अलग अलग सेगमेंट के ढंग के लोगों के साथ, जिसमें जर्नलिस्ट भी और सभी लोग लिस्टेड हैं, उनसे समय लेकर के रिक्वेस्ट करके और इन समस्याओं को टेबल पर ला करके और उसके सोल्यूशन के बारे में चर्चा की जाए। बिल्कुल। हताशा की आपने बात करी कि मैं हताश हूँ, मैं हताश कार्य का जो तरीका है ब्यूरोक्रेट्स का, मैं इनसे हताश हूँ। मैं राजनीतिक तौर से या मेरे काम करने की कैपेसिटी से बिल्कुल हताश नहीं हूँ। मैं रोज़ 5 बजे उठ जाता हूँ और मैं कोशिश लगातार जारी रखता हूँ कि मैं लोगों की समस्याओं का समाधान और उसका निस्तारण जितना ज़्यादा हो सके करता हूँ। तो अगर जैसे मैंने बताया कि मैं सुबह गया सीवरेज के लिए, लगातार जा रहा हूँ मैं पिछले 6 दिन से, और मशीन को लेकर के आ रहा हूँ। अभी आपका फ़ोन है तभी मैं वहीं व्यस्त था। सीवरेज चौक है तो प्रशासन को सुनना चाहिए, नहीं सुनते कोई बात नहीं, पहले हम करवाएंगे फिर उसको बताएंगे कि भी आपने यहाँ पेनल्टी नहीं लगाई है, अब आप लगाइए कानून। फिर भी नहीं होगा तो हम उनको नोटिस भिजवाएंगे लीगल, और हम इसमें संविधान का सहारा लेंगे। और चर्चा करने के बाद इसका कंक्लूजन क्या रहेगा उस पर फिर से चर्चा की जाएगी। तो उसमें आपके मार्गदर्शन की भी जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपसे भी संपर्क करूँगा। आप कांग्रेस की राजनीति से जुड़े हुए हैं, भले ही अंदरूनी तौर पर आपको इस बात को लेकर के कई बार शिकवे शिकायत भी झेलने पड़े अपने बड़े नेताओं से, लेकिन आपकी प्रतिबद्धता हमेशा कांग्रेस के प्रति रही है। आपने बहुत सारे नेताओं को, ब्यूरोक्रेट को आपने लेटर लिखे। कभी राहुल गांधी जी को आपने कोई बीकानेर के बारे में कोई फीडबैक दिया या उनसे जुड़ने की कभी कोई कोशिश की आपने? एक भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई थी, तो पहले दिन से अंतिम दिन तक मध्य प्रदेश से राजस्थान में आए तो मैं मध्य प्रदेश में 3 किलोमीटर आगे चला गया था और हरियाणा में 2 किलोमीटर तक जाकर आया। मैं 513 किलोमीटर लगातार उनके साथ पैदल चला था। 3 दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैंने राजनीतिक परिदृश्य के बारे में उनसे समझाया कि हम जैसे युवाओं को आज के दौर से जहाँ हम खड़े वहाँ से राजनीति का परिदृश्य बहुत गंदा नजर आ रहा है, और अगर ये चलता रहा तो भारत का भविष्य खतरे में है। क्या कहा उन्होंने इस बात को लेकर के कहा कि ये लड़ाइयाँ इसीलिए लड़ी जा रही है और ये इसलिए है कि पब्लिक बोलती नहीं है। आप बोलते रहिए, गलत भी बोलेंगे तो लोग आपको दोबारा से सही बोलना सिखा देंगे, तो आप समस्याओं को उठाते रहिए। और उनकी बात से मैं संतुष्ट भी हुआ, क्योंकि मैं ये बात मैंने आपसे पहले भी कही कि जनता अपनी समस्याओं को कभी भी प्लेटफॉर्म पर रखना पसंद ही नहीं करती।
मैं कई दफ़े उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे पास में 2500 मेरे 2772 फ़ोन नंबर मेरे वार्ड के लोगों के हैं। जी। और मैं उनको ब्रॉडकास्ट करता हूँ कि आइए 10 बजे सुबह अपन चलेंगे, हमारी फलां जगह की सड़क के लिए हमें मिलना है। मैं 10 दफ़े जाके आया, मुझे रिजल्ट नहीं मिला। और आश्चर्यजनक रूप से एक भी आदमी नहीं आता है, एक भी आदमी नहीं आता है। तो बड़ा झटका लगता है। फिर जब आप, मैं कई चीज़ें देखता हूँ, पेड़ लगा रहे हैं तो पब्लिक क्या होती है, गाड़ी में से जा रहे हैं, चलते हाथ मार करके पेड़ को तोड़ करके उसको, बात कर रहे हैं तो पेड़ों को तोड़ रहे हैं। तो लिविंग सेंस जो हमारे अंदर है उसकी भी बड़ी लेकिन समस्या है। लेकिन सुभाष जी, सच्ची बात तो ये है कि बावजूद इन सबके जनता चुनती आपको है। एक बहुत बड़ा जुमला लंबे समय से आ रहा है कि भगत सिंह होना चाहिए लेकिन वो पड़ोस में होना चाहिए। हाँ और हाँ। मुझे लगता है कि आपके पिताजी ने आपका नाम सुभाष रखा तो शायद कहीं ना कहीं उनके मन में कोई एक भावना थी कि मेरा बेटा बड़ा होकर के नेताजी सुभाष बनेगा, नेताजी भी बने और आपके जो तेवर है वो सुभाष जैसे भी हैं। तो जनता भी जाए कहाँ? आप जैसे व्यक्ति जो सार्वजनिक जीवन में हैं, बहुत आक्रामक तरीके से अपनी राजनीति को करते हैं, आपने बड़े बड़े चुनौतियां भी सहन की हैं, उनकी भी जब सुनवाई नहीं होती है तो ये जनता जो अपने रोटी कपड़ा और मकान के उस संकट से ही नहीं निकल पाती है, वो कैसे नर्चर करें, उस जनता को भी कैसे नर्चर करें, कैसे आंदोलन की योजना बने? क्योंकि गेम चेंजर से ही जो होता है, या जो ऐसे लोग होते हैं जो सिस्टम को समझते हैं, उनसे ही एक उम्मीद की जा सकती है। और मेरा आपसे निवेदन ये है कि चूंकि जब आपको चुना गया है, आपको वोट दिए गए और आपकी आवाज़ पे अगर 10 लोग भी अपना अपना काम काज छोड़ करके आते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी आस्था और विश्वास आप में जुड़ा हुआ है और ये इसको आपको पे करना चाहिए। तो वो क्या हो सकता है? ये स्थितियाँ है, इन स्थितियों के सुधार के लिए भरकस प्रयास और लड़ाई लड़ने के लिए मैं तो आतुर रहता हूँ। जी। मुझे तो व्यवस्थाएं जब थोड़ी सी इधर उधर लगती है तो मैं तो लड़ पड़ता हूँ। जी। फिर आपने कहा कि वो एग्रेसिवनेस वाली बात है। बिजली कंपनी जब बीकानेर आई थी तो ये बात समझते थे कि छोटी छोटी बातों से आपको दर्द पहुंचाया जाएगा, ये अभी जो आपका वेलकम किया जा रहा है ये स्थितियाँ नहीं रहेगी। और आज पब्लिक कभी 10 इकट्ठे कभी 20 इकट्ठे होकर आते हैं कि हमारे बिल ज़्यादा आ गया, हमारे यहाँ से मीटर चेंज करना है उसके उन्होंने 5,000 रुपये चार्ज कर दिया, हमारे यहाँ कल शाम को 5 बजे उसका टाइम पूरा था बिल भरने का और उन्होंने 6 बजे कनेक्शन काट दिया। तो ऐसी स्थितियाँ अब इतनी भयंकर, ये बीकानेर का जख्म बन चुका है। तो पब्लिक अब धीरे धीरे अवेयर हो रही है। तो पब्लिक क्या है कि पीक आने के ऊपर तो विस्फोट होगा ही। अभी आप अगर अब्रोड की बात करें, बाहर कई देशों में ऐसा हो भी रहा है। बिल्कुल। और वो स्थितियां भारत में ना आ जाए, हम ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं। और उससे वो नहीं आए, उनको बचाने के लिए मैं अपना सर्वस्व देने को तैयार हूं और मैं लड़ता हूं। और मुझे भरोसा भी है कि मैं इन समस्याओं का, रेलवे की फाटक को लेकर के अश्विनी जी स्वामी जो हमारे रेलवे मंत्री है वैष्णव जोधपुर के हैं, मैं उनके घर गया हूं, मैं उनके ब्रदर से मिला हूं और अश्विनी जी से मैं दिल्ली जा करके मिल करके आया हूं। और रेलवे प्लेटफॉर्म पर मैंने प्रोजेक्ट बना करके उनको 5D में और उनको दिया है। और मैंने अपने लैपटॉप पे उनको ये सारा बना करके भी दिया कि ये हमारी वैल्यूबल रेलवे की ज़मीन है, इसको अगर आप बेचोगे तो उसके 20% में आप इस सारी समस्या का समाधान भी कर दोगे। अच्छा। तो उसके इम्प्लीमेशन के लिए मैं फिर से जाऊंगा, मैं बार बार जाऊंगा। होता क्या है कि एक एज के दौर में बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ जाती है, तो समय जो है वो आपको बांटना पड़ता है। परिवार, बच्चों की पढ़ाइयाँ, बच्चों की व्यवस्थाएं, घर बनाना, सारी चीज़ें इतनी हेक्टिक हो जाती है कि आपको फिर समय जो है उसका बंटवारा बराबर करना पड़ता है। तो जैसे ही इसमें मैं कुछ सफलता हासिल कर लूँगा तो मैं ये बात समझता हूँ कि जनता में 100% कॉन्फिडेंस आएगा कि लड़ाई लड़ने से, हक की लड़ाई लड़ने से, नियमानुसार लड़ने से, संविधान के अनुरूप लड़ने से 100% समस्याओं का समाधान संभव है। और मुझे यही जागृति लानी है, चाहे मुझे उसमें किसी भी तरीके से संघर्ष करना पड़े। एक जो आपने रास्ता दिया है कि संविधान के अनुरूप और जागृति की बात जब आप करते हैं तो एक ऐसा चेहरा जो लोगों के दिमाग में है, पूरे बीकानेर के दिमाग में है कि सुभाष स्वामी एक आक्रामक लीडर है, वो एक बिल्कुल एक नए लीडर के तौर पे, एक नए नेता के रूप में हमारे सामने आते हैं, जो बहुत गहरे हैं, इवन कि एक अपनी समझ रखते हैं, सोच रखते हैं, बल्कि नीति के अनुसार काम करना चाहते हैं। क्या आपको ये सब जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिलती है? क्या पढ़ा आपने? किस तरह के नेता, किस तरह के लोग आपके साथ रहे, उनको भी अपन इस कार्यक्रम के तहत याद करना चाहेंगे। मैं गांधी मैंने पढ़ा है जी। मैंने नेहरू जी को पढ़ा है, अभी मैं अटल जी को पढ़ रहा हूँ दोबारा से। मैंने सुषमा स्वराज जी की बहुत सारी वीडियोज मैंने देखी है और
जो इस दौर के अटल जी के दौर के जो जितने लीडर्स हैं, और जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और इन दौरों के जो लीडर्स हैं, उनकी समझ और आज के लीडर्स की समझ को कंपेयर करने के लिए मैं आज के लीडर्स की बायोग्राफी में भी थोड़ा इंटरेस्ट अच्छा, लेने बायोग्राफी की पढ़ कोशिश रहे कर रहा हैं, हूँ। ठीक है। तो मैंने रिसेंटली सोनिया गांधी पर इतने सारे एलिगेशन लगते हैं, और जब मैं वास्तव में देखता हूँ तो सोनिया गांधी किसी भी सार्वजनिक जगहों पर सिर से पल्लू तक नहीं हटने जी देती, जी। जो हमारे भारत की परंपरा और हाँ, संस्कृति है। बिल्कुल बिल्कुल। और तो फिर इतना चेंजेस कैसे? तो मैंने उनकी बायोग्राफी या उनके बारे में लिखी गई रेड साड़ी अभी मैंने ख़त्म की है, जी, तो अच्छा। चौंकाने वाली चीज़ें उसमें आती है। तो जो रियल ऑथर्स हैं जिन्होंने अच्छी किताबें लिखी है और जो बढ़िया आपको समझ को मजबूत करने के लिए ये सब चीज़ें दे रहे हैं, मेरे हिसाब से उस श्रेणी में आप हिंदुस्तान में बड़े लीडर जो मैंने आपको नाम गिनाए जी उन जी सबको आपको पढ़ना ही चाहिए अगर जी आप रुचि रखते हैं। जी। आपको अगर इंजीनियर बनना है तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। पढ़नी पड़ेगी। तो अगर आपको वास्तव में राजनीति करनी है और राजनीति के परिदृश्य में कुछ सुधार करते हुए अपनी पहचान बनानी है, तो उन लोगों को जिन्होंने इस देश को खड़ा किया है, इस देश के सपने को खड़ा किया है, उनको पढ़ना जरूरी है। रिसेंटली मैं कई दफ़े बात करता हूँ कि हालांकि वो दोनों लीडर्स, गोपाल जी जोशी जो पहले कांग्रेस में थे, फिर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, फिर भारतीय जनता पार्टी से जी। चुनाव लड़ा, मैं बड़ा उनका मुरीद हूँ। अच्छा। मैं उनसे, हालांकि मेरी बहुत कम मुलाकातें हुई है, और मेरे सबसे पहले उनकी मुलाकात जो हुई मेरे साथी लूणकंठ के महिपाल जी सारस्वत हैं, उनके साथ में हम लोग माणक जी सुराणा के साथ मिले और उसके बाद गोपाल जी के पास गए थे। तो दोनों लीडर्स से मेरी एक ही दिन मुलाकात हुई। फिर गोपाल जी जोशी जी के पास दोबारा मैं ब्रजमोहन जी के पास गया। जी तो आश्चर्यजनक रूप से मेरे को उनके व्यक्तित्व ने प्रभावित किया। जी। और माणक जी के बाद साथ भी दोबारा मैं सुरेंद्र सिंह जी शेखावत जी के साथ भी गया, तो गजब की पर्सनालिटीज थी। तो मेरा मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं देरी से जन्मा हूँ, अच्छा। मेरे को उन लोगों के साथ रहना चाहिए था। जी और आज के जो लीडर्स हैं दूसरे, उनको जब देखते हैं तो फिर ऐसा अच्छा नहीं लगता है कि भी हम दूसरे लोगों को क्या सिखा पाते हैं। हर समय अगर हम लोग सारी की सारी स्क्रिप्टेड बातें करेंगे और हर समय हम प्री प्लान सारी चीज़ें करेंगे और सिर्फ अपने हित को, अपनी पॉलिटिक्स को, अपने व्यक्तित्व को चमकाने के लिए एक झूठा हवामंडल बनाते रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है जब एक विस्फोट होगा और जनता सड़कों पे आएगी। जब आप बात करते हैं तो एक राजनीतिक सवाल खड़ा होता है कि आप देवी सिंह जी भाटी की बात करते हैं, आप मानिक चंद जी सुराना की बात करते हैं, आप गोपाल जोशी जी की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई ऐसा लीडर, शायद हो सकता है आपका कहीं मिस हो गया हो, कांग्रेस का कोई ऐसा लीडर आपके उल्लेख में नहीं आता है, रेखांकित नहीं कर पाते हैं इस बीकानेर जिले की राजनीति में, बीकानेर डिवीजन की राजनीति में। ऐसा कौन सा लीडर आपको लगता है जिसने वास्तव में ऊंचाइयां, क्योंकि रुगनाथ सिंह जी भाटी के साथ तो आपने उनके लिए तो काम भी किया आपने, तो ऐसा कौन सा लीडर लगता है जिनके लिए, जिनको लगता है कि नहीं ये एक हमारे कांग्रेस में ऐसा नेता है? रुगनाथ सिंह जी बहुत ही धीर गंभीर जी प्रवृत्ति के लीडर हैं, और लीडर तो उनको क्या है, जनता ने बनाया नहीं बेसिकली। अगर वो चुनाव जीते तो निस्संदेह वो शानदार परफॉर्म करते। और दूसरे जो लीडर्स भी हैं, हालांकि मैं माननीय कल्ला साहब के साथ भी काफ़ी रहा हूँ, बिल्कुल। और आप नोटिस करते हैं कि कल्ला साहब को बातों को गंभीरता से लेना और उनको सुलझाने में ये रुचि रखते हैं, लेकिन कई जगह बड़ी दिक्कतें आ जाती है। तो मेरा, आप अगर यूँ कहें कि मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा, वो समझने को लेकर के जो एक्सपीरियंस रहा, उसमें मैंने चोट खाई कहीं ना कहीं। मुझे लगा कि मतलब मैं वही बात है, रात को जब सोते तो आप सपने कुछ लेते हो और सुबह जब परिदृश्य दूसरा होता है ना, तो थोड़ा सा आपको तकलीफ होती है। और फिर से वही बात आती है कि तकलीफ का विषय कि मैं राजनीति में रुचि रखता हूँ। तो कांग्रेस की जो पॉलिटिकल लाइन है, थीम जो है, उसका तो कोई शानी नहीं है। जी बिल्कुल। और कई दफ़ा मैं सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ों को बहुत गंभीरता से मैं उसको फॉरवर्ड करने में बिलीव कम रखता हूँ। आप नोटिस करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इस पे चलती है कि हमने जो 70 सालों में कमाया आप उसको बेच रहे हो, फलां करो, ढिंकड़ कर रहे हो। इन सारी चीज़ों को आज के दौर में बढ़ाया जा रहा है। आज के दौर में गंभीर पॉलिटिक्स की बात ही नहीं की जाती किसी प्लेटफॉर्म पे, और किसी प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ पर चर्चा ही नहीं की जाती। मैं तो जब आपके ऑफिस से मुझे फ़ोन आया तो मुझे आश्चर्य हुआ कि अच्छा, ऐसा बड़ी बात है कि एक
सिस्टम शुरू किया जा रहा है, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो आप हमें जी। कि हम हमारी समझ को आपके आगे रखें और आप उसको पब्लिक के आगे रखोगे तो पब्लिक फिर हमें उस समझ के अंदर कमियां और अच्छाइयां दोनों बताएंगी, तो हम उसमें और सुधार कर पाएंगे। जी। तो हमारे लिए ये एक बहुत शानदार चीज़ है जो आपने आज शुरू की है। जी। तो कांग्रेस की जो लीडर हैं, जो लीडर की लाइन है, उसमें मैं रामेश्वर डूडी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उनकी बेबाकी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अगर कोई समस्या है पब्लिक के संदर्भ में, आप काम लेकर के जा रहे हैं, तो आपके सामने तुरंत ही वो अपना टेलीफोन निकालेंगे और उसी समय समाधान कर देंगे। ठीक है। यस और नो करना है तो तुरंत ही आपको कर देंगे, आपको दोबारा आना नहीं पड़ेगा, दोबारा आपका समय जाया नहीं होगा, दोबारा आपका पेट्रोल जाया नहीं होगा। मैं ऐसी जो तरीके की पॉलिटिक्स है मैं उसी में बिलीव करता हूँ। मैं कोई कहे कि ठीक है मैं बात करूँगा, मैं उसी समय समझ जाता हूँ कि ये बात नहीं की जाएगी। तो क्या मैं समझता हूँ तो जनता नहीं समझती है, ठीक है। पब्लिक समझती है। लेकिन हमें ये एक वहम रहता है कि पब्लिक हमारी जो उल फुजुल बातों का बनाया आडंबर है, पब्लिक उसको इमेज समझ रही है, जबकि ऐसा नहीं है। पब्लिक समझदार बहुत है और विशेष रूप से बीकानेर की जनता बहुत अलमस्त है, बहुत शानदार तरीके से अपना जीवन जीती है, मज़े में जीती है, लेकिन समझ सब रखती है जी। और आप देख रहे हो चुनाव में हमारे जो परिणाम आते हैं हमेशा चौंकाने वाले आते हैं। उसका रीज़न ये रहता है कि हम जनता की भावनाओं के और उनकी इच्छाओं के अनुरूप काम नहीं करते हैं। जी। और मैं रो पड़ा था जब मैंने मेरा रिजल्ट देखा पार्षद का चुनाव। मैं खुद इस बात को लेकर के नहीं समझ रहा था कि क्या इस तरीके से मेरे खिलाफ इतने बड़े रूप में पैसे और धनबल और बाहुबल से चुनाव लड़ा जाएगा, तो क्या मैं कहीं सर्वाइव करूंगा। मैं ये सोच रहा था कि मुझे 500-700 वोट मिलेंगे। मैं आश्चर्यचकित रह गया जब पेटियां खुलनी शुरू हुई तो पहली पेटी में मुझे 850 वोटों की लीड मिली। आई वॉज शॉक्ड दैट टाइम। तो ये सारी चीज़ें जो है जनता समझती है। अब जनता समय निकाल करके और यही समझ अपनी ब्यूरोक्रेट से काम कराने में लग जाए तो यकीन मानिए हमारे इस देश का परिदृश्य एकदम चेंज हो जाएगा। डूडी साहब बीमार हो गए, दूसरे कई सारे लीडर्स हैं, मैं बहुत सारे लोगों को अपेक्षाएं रहती है। हालांकि कल्ला जी ने घोषणा की कि मेरा अंतिम चुनाव ये था, तो पब्लिक ने उनको थोड़ा पॉजिटिव लेना चाहिए था। पब्लिक ने इनिशिएटिव नहीं लिया होगा, पब्लिक का अपना रवैया है और उन्होंने जो देख करके समझ करके जो परखी, जिसको बोलते हैं हम राजस्थानी में, परखी लगाई है, वो उसके हिसाब से वो उनका आपसी तालमेल है। क्योंकि मैं तो 2 साल बाहर था तो मुझे ज़्यादा उनके बारे में पता नहीं क्या रहा और शहर में ऐसी क्या घटनाएं हुई कि वो दिक्कतें पैदा हो गई। लेकिन सेकंड लाइन लीडर हम अगर बात करें तो बहुत से अच्छे लोग हैं हमारे साथ। कई साथी पार्षदगण हैं जिनकी मैं तारीफ़ करता हूं, काम करने के तरीके से भी मुझे अच्छा लगता है। और लीडर्स हैं, चाहे वो कांग्रेस के हमारे दोनों अध्यक्ष हों, बिस्नाराम जी सियाग हो, यशपाल जी गहलोत हों, अच्छा काम करते हैं और दोनों युवा हैं, ये एक बड़ी मज़ेदारी बात है। मैं यूथ कांग्रेस के हमारे सारे लीडर्स हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो वेद व्यास और जो हमारे लीडर्स हैं दोनों, मैं इन सभी लोगों जसरा सिंवर, मैं इन सभी लोगों को देखता हूं तो ये सारे अच्छे लोग हैं। पॉलिटिक्स में आप अगर सरवाइव कर रहे हो कहीं भी, इसका मतलब है कि आपने अथाह मेहनत की है और आप मंज करके निकले हो। तो अच्छे लोग अब अगर आगे आते हैं तो और इन लोगों के ऊपर भविष्य टिका हुआ है, तो ये मेरे जो समकक्ष के लोग हैं इनके साथ मैं थोड़ा अच्छा महसूस करता हूँ। तो कई दफ़ा मेरे दिमाग में ये भी आता है कि हम सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे बैठ करके सर्वदलीय जैसा कोई सिस्टम बना करके हमें बात करनी चाहिए। और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी मैं इसमें कुछ ना कुछ करूँगा और उससे आपसे भी मैंने पहले ही बताया कि मार्गदर्शन लेकर के हम एक अच्छा काम करेंगे। ये भी तो आज की पॉलिटिक्स में तो मोटा मोटी बस आप देखते जाओ वो वाली बात। नहीं, आपने जैसे कहा कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है, लेकिन एक सवाल आपसे मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि आपने चुनाव की बात की, चुनाव में जीत हार की बात की, खुद आपने जिस तरह के फैसले किए थे और आपको लगा कि शायद हो सकता है कि पब्लिक मेरे को नहीं चुने, पब्लिक ने आपको चुना, तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि पब्लिक अच्छे को चुनती है, बुरे को चुनती है या कम बुरे को चुनती है? देखो, पब्लिक को मजबूरन कम बुरे को चुनना होता है। कम बुरे को चुनना होता है, ठीक है। ये मजबूरन चुनना होता है, मतलब बुरे सब होते हैं। 100% अच्छा आदमी मिल जाए इसकी तो मैं भी तलाश कर रहा हूँ। जी। बुराई का मतलब ये है कि मुझ में भी कुछ कमियां हैं, हाँ, मेरे में भी कमी है, सब में कमियां होती है। ठीक है। अब आप उन कमियों को किसी भी तरीके से सुधार की ओर अगर अग्रसर हैं और जनता को ऐसा आदमी मिल जाए जो सुधार की ओर अग्रसर रहे, तो फिर जनता नकारे क्यों? जी, बिल्कुल ठीक बात है।
तो फिर जनता को वो कम बुरे वाली बात है। आप देखिए सिद्धि कुमारी का चुनाव जीतना, जी। आप देखिए राजेंद्र राठौड़ जी का चुनाव हारना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो चुनावों का जनता का जो चूज करने का तरीका है वो ठीक वैसा ही है कि आपके सामने ऑप्शन गुलाब जामुन और रसमलाई है। ठीक है ठीक है। अब आपके पास में अगर वहाँ रसगुल्ला है नहीं या राजभोग नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? बिल्कुल। तो इसलिए ये जो सिंबल सिस्टम है ये हमारे संविधान के अनुरूप एक सिस्टम बनाया गया था या एडॉप्ट किया गया था, जो भी कहें। उसके अकॉर्डिंग जो लोग आज के दौर में आर्थिक युग में जो भागदौड़ करके और उस सिंबल को ले आते हैं, जनता को फिर उन्हीं में से कुछ चूज करना पड़ता है। बिल्कुल अंतिम सवाल आपसे हम पूछेंगे, क्योंकि हमारा ये जो कार्यक्रम है वो उसी तरह से है कि हम नेताओं में से वो चीज़ निकाल पाए जो उनको एक एक बड़ा नेता बनने की ओर अग्रसर करे। अगर सुभाष स्वामी से ये पूछता हूँ मैं कि वो अगले 10 साल में अपने आप को कहाँ पाते हैं, उसका जवाब क्या होगा? हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो उसको पहली क्लास से दूसरी क्लास के लिए पढ़ाया जाता है। जी। तो अब मैं दोबारा से जैसे खेती हमारा पारंपरिक काम है, जी। तो मैं खेती करने में अब सक्षम नहीं हूँ क्योंकि मुझे अब खेती आती नहीं है। जी। सीखने का दौर था तो मैं पॉलिटिक्स के इन गलियारों में घूमने लग गया। तो स्वाभाविक बात है कि मैं राजनीति में ही सपने बड़े करने की ओर अग्रसर हूँ। बिल्कुल। तो अगर मैं आने वाले चुनाव में महापौर के सपने देखूं या आने वाले विधानसभा में मैं विधायक के सपने देखूं या लोकसभा में मैं अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सपने देखूं, तो मेरे पास ऑप्शन, वही बात है, यही ऑप्शंस है। बिल्कुल। मेरे पास दूसरे ऑप्शन नहीं है। तो मेरे पास रास्ते इतने में उन्हीं रास्तों को इख्तियार करने के लिए ही संघर्षरत हूँ। और वो रास्ते कब मेरे से अचीव हो पाएंगे जब मैं जनता की सेवा में सर्वस्व लुटा दूंगा जी। और उनके ज़रूरत के वो सभी काम जो वो सपना लेते हैं उनको मैं पूरा करने में सक्षम होऊंगा। तो निस्संदेह जनता, जो मैंने बताया, आश्चर्यजनक रूप से निर्णय देती है। तो उसमें भी निर्णय कुछ ना एक कुछ। पूरक प्रश्न है कि अगर विधानसभा के चुनाव ही लड़ना है तो आपकी प्रायोरिटी में बीकानेर विधानसभा पूर्व या पश्चिम रहेगी या कोलायत रहेगा? कोलायत तो मेरे फादर साहब ने 33 साल वहाँ पर जॉब की। जी। और कैंपेन भी आपने रघुनाथ सिंह बाटी जी का, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इसका जुड़ता है, जुड़ाव है कि आपने कैंपेन भी रघुनाथ सिंह जी बाटी का कोलायत विधानसभा के लिए किया था। तो आपके लिए मुफीद क्या रहे? मैं भंवर सिंह जी के चुनाव में 2 दफ़ा, उनके सरपंच के चुनाव में भी 2 दफ़ा, और रघुनाथ सिंह जी के 2 दफ़ा चुनाव में मैं कोलायत में हर गांव में गया हूँ। मेरे फादर साहब की जब जॉब हुआ करती थी तो मैं हर जहाँ जॉब होती थी वहाँ मैं हर बार जाता था। छुट्टियाँ मेरी पापा जी की ड्यूटी के साथ वहीं बीतती थी। मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरी ज़मीन और मेरे पैतृक गांव की बात करें तो वो डूंगरगढ़ का ऊपनी कल्याणसर गांव है। तो वहाँ से भी मैं एक बार सरपंच का चुनाव लड़ चुका हूँ। ठीक है। और फिर से मेरे वहाँ सरपंच के चुनाव लड़ने के पूरे आसार हैं। हाँ, सपने हैं। और वो इसलिए हैं कि सरपंच और पार्षद में थोड़ा फ़र्क रहता है। पार्षद का मतलब है कि आप यहाँ ब्यूरोक्रेट्स के नज़दीक हैं, सारा शहर आपके यहीं बैठे हो और सारा काम आप करा सकते हो। और ग्रामीण पृष्ठभूमि में क्या रहता है कि एसडीएम से बात करने के लिए भी वो कतराते हैं लोग। वहाँ जो विधायक है वो भी सोचता है कि एसडीएम से टाइम लेकर जाऊँ। जी जी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि हम कलेक्टर से भी टाइम लेना उचित नहीं समझते, तो सीधा चला जाते हैं। जी। तो और एसडीएम से तो हमको मिलते ही नहीं है। हाँ, बीकानेर में कभी काम ही नहीं पड़ता है। ठीक बात है। तो वहाँ डूंगरगढ़ एसडीएम को मैं पहली बार फ़ोन किया मैंने, तो मैंने कहा यार ये समस्या है, आप हमारे गाँव आकर देखें। तो उसने भी आश्चर्य किया कि मैं गाँव आकर के समस्याएं देखूँ, मैं भेज देते हूँ किसी को। तो मेरा वहाँ इसलिए सपना है कि मेरा गांव, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी की जड़ें वहाँ से जुड़ी हुई हैं, तो मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। तो पंचायती राज में मैंने उनसे एक वादा किया है कि मैं ही मना करूँगा कि मैं चुनाव आइंदा कभी लड़ूँ या नहीं लड़ूँ। आप लोग कभी मुझे मना नहीं करोगे, मैं ऐसा काम करूँगा। ठीक है। और आपके गाँव को लोग देखने आएंगे। क्या बात है कि इस पंचायत को अपन देखने चलते हैं। तो भविष्य की जो राजनीति है वो पूर्व, पश्चिम, कोलायत, डूंगरगढ़, इन सब चीज़ों की बजाय जनता के काम आंख बंद करके करते रहो। जहाँ से जनता के काम आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं वहीं आप उन लोगों के बीच में जाना पसंद करोगे। आप रामदेवरा अभी या पूर्णरासर जाने की बात करते हो, तो मैं बाइक लेके दोनों जगह गया तो रुकते वहीं है जहाँ हमारा ग्रुप खड़ा होगा। ठीक बात है। बाइक लेके मैं गया तो मेरे साथी लोग खड़े थे, तो मैं रुक गया। तो जहाँ हमारे साथी बन जाएंगे, साथी कौन बनेगा? जिसका आप काम करोगे और जिनको दिल से आप जुड़ाव रखोगे, तो वो जुड़ते चले जाएंगे। सरपंचों को मैं देखता हूँ, सत्तासर के सरपंच है, बरकत अली हैं, सद्दाम हुसैन छत्तरगढ़ के सरपंच हैं, राम लक्ष्मण गोदारा सरपंच हैं।
मेरे घर के सामने मेरे अंकल, हालांकि वो तो कुलीग तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन पलाना के वो सरपंच रहे हैं, और इन लोगों से भी मैं बहुत सीखता हूँ कि ग्रामीण पॉलिटिक्स में तो बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है। जी। और इन लोगों से मुझे राजनीतिक टिप्स भी सीखने को मिलते हैं। तो मैं कई दफ़ा सलाह करने के लिए, मेरे मित्र हैं जहूरुद्दीन, उनसे मैंने महिपाल जी का पहले जिक्र किया, जी, एक जय बिल्कुल। किशन जी रामावत उनका जिक्र किया, हाँ, हाँ, हाँ। मैं इन लोगों से सलाह लेता रहता हूँ जी, कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। जी, और अग्रेसिवनेस को और इस हताशा को मैं हल्के फुल्के पलों के साथ बात रख करके और इनको मैं दूर करने की कोशिश करता रहता हूँ, क्योंकि समाधान जब नहीं मिलता ना तो झुंझलाहट होती है। झुंझलाहट होती तो है। झुंझलाहट को क्रिएटिव तरीके से कुछ अच्छा सॉल्यूशन करें, उस ओर मैं अग्रसर हूँ। और मैं आपको भरोसा भी दिलाता हूँ कि हम कुछ अच्छा करेंगे, और आप 10 साल बाद एक शानदार सुभाष को पाओगे, ये मेरा वादा आपसे। बिल्कुल, ये तो उसी दिन तय हो गया था जब आपका नाम आपके पिताजी ने सुभाष रखा था कि आपके अंदर वो सब काबिलियत होगी जो नेताजी सुभाष में होती है, और हर पिता का ये सपना होता है कि वो अपने सपने अपने पुत्र में बीजे। हमारे साथ थे सुभाष जी स्वामी, जिन्होंने अपनी संकल्पनाएं, अपनी प्रतिबद्धताएं दोहराई। हम इस तरह से और भी कार्यक्रम करेंगे और हर बार एक नए लीडर को आपसे रूबरू कराएंगे, उसके विचार से रूबरू करवाएंगे कि आखिर उनके सपने क्या है और उनके अरमान क्या है। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।